नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस के जीएस के 6 पेपर जो 1200 नंबर के होते हैं, 107 पॉइंट का टोटल मिला के उनका सिलेबस है। तो ऑफिशियल सिलेबस 107 पॉइंट का प्लस 2018 से लेके अभी तक के जिस तरह के पीवाईक्यू आए प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके स्टैटिक जीएस और करंट 1.5-2 साल का मिला के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस एग्जाम में आ सकते हैं उसकी सीरीज है। हर एक वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जीएस 1 2 3 4 5 6 का टोटल सिलेबस पीवाईक्यू 2018 से अभी तक प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सीरीज में यहां पे चालू करने जा रहे हैं। लगभग 100 वीडियोस का ये हमने प्लान किया है ना। हर वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे और हमारी कोशिश है हर एक पेपर का एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करें। बिल्कुल फ्री सीरीज रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसमें आपको क्वेश्चन विद मॉडल आंसर प्लस जो है उसी टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं तो उनके लिए टिप्स भी बताई गई है। कीवर्ड्स कैसे यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, सारा जो है इसमें आपको एनालिसिस करी गई है। वीडियो को देखिए, सीरीज कैसी लगी जरूर बताइए। मेन जो होता है यूपी पीसीएस में वो है मेंस एग्जाम। 1500 ये नंबर मेंस के और 100 नंबर का इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। 1600 नंबर में मिला के जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसी हिसाब से एसडीएम डीएसपी वीडियो जो भी पोस्ट है वो एलोकेट की जाती हैं। तो भैया यूपी पीसीएस का मेन एग्जाम मेंस ही है, क्योंकि इंटरव्यू में नॉर्मल भी किया तो भी एक एवरेज नंबर मिल जाते हैं। पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट जो है वो ये है, नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा और एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस जो पीवाईक्यू 2018 के बाद के हैं सिर्फ उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि वहीं से पैटर्न बदला है बेटा। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, अपडेट और रिवाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 1500 नंबर में ये समझिए, सबसे पहले तो 2018 से अभी तक के पीवाईक्यू आप लगाइएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही इतनी एनालिसिस जरूरी है और इसकी प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इसी चैनल में फ्री में डली हुई है। सारे वीडियो आप देख सकते हैं 2018 से अभी तक विद मॉडल आंसर, और प्लस उसमें बहुत सारा और इनपुट दिया गया है कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए तो भी आप कर पाने की स्थिति में रह सकते हैं। वो प्लेलिस्ट देख के, एक और हमारी प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब में मेंस की पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जीएस 5-6 का भी हमने पूरा वीडियो सीरीज दी हुई है और टोटल मिला के भी 450-500 वीडियोस की एक सीरीज है जिसमें पूरा जीएस 1 से लेके 6 तक के 107 पॉइंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो बहुत सारे पीवाईक्यू में भी आ भी चुके हैं। उसी सीरीज से अगर आप देखें तो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। तो ये तो फ्री इनिशिएटिव हो गया, लेकिन अगर आप जो है फाइनेंशियली इसको एफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इतना करके आप मेंस आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, जीएस में 1200 नंबर का आएगा जीएस। अब देखिए 78 वाला ग्रुप आप ज्वाइन करें, यहां पे आपको स्टैटिक जीएस प्लस मेंस का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। पढ़ने वाला जितना भी जीएस का पार्ट है 107 पॉइंट का, वो इससे कवर हो जाएगा। अलग से कोई मैगजीन कोई बुक कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ इसे मिलेगा और वो बहुत ज्यादा मेंस के लिए जो है सफिशिएंट होगा। ठीक है, पढ़ने वाला पार्ट इससे कर लीजिए। बाकी इंटेंसिव आंसर राइटिंग विद फीडबैक चेकिंग पर्सनल गाइडेंस के 2 ग्रुप चल रहे हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। दोनों ज्वाइन करके दोनों में 270 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। कई सारे क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होती है, किसी में क्रिटिकल एनालाइज लिख देते हैं, किसी में लाइज लिख देते हैं, किसी में इवैल्यूएट लिख देते हैं, किसी में एलेबोरेट लिख देते हैं, किसी में कमेंट लिख देते हैं, है ना। तो किसमें क्या लिखना है, टू द पॉइंट विद इन वर्ड लिमिट, क्योंकि 125 और 200 वर्ड में ही लिखना है आपको। 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि 125 वाले को आपको लगभग 7 मिनट में लिखना होता है, 200 वर्ड वाले को लगभग 10 मिनट में लिखना होता है। अगर आप ये सब नहीं मेंटेन कर पाए तो नहीं निकल सकता है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, उसके लिए ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 ये आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चल रहे हैं। जीएस का हमारा टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाला भी चल रहा है, इसको ज्वाइन करके पूरी जीएस की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए एक 15 मिनट का ग्रुप है, उसमें सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो, सारे डाउट चाहे जितने आप पूछो, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस जो है इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो है लगातार करवा रहे हैं। एक एक चीज पे फीडबैक दिया जा रहा है। आर्या मैम और अजीत सरदारा, जो कि यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम्स होते रहे पिछले 8-9 सालों से, बीओ आरओ पीसीएस में हिंदी के लिए ये बेस्ट ग्रुप माना जाता रहा है। 150 का पेपर है, ये मार्क्स जो है रैंक में कैलकुलेट होंगे, ध्यान रखना। इसमें आपको मोटा मोटा 100 नंबर का टारगेट रख के लाना ही पड़ेगा 100। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके पूरा आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो जरूर इसको ज्वाइन करें। एसे के लिए 150 नंबर में आएंगे, है ना, 3 एसे लिखने को आएंगे, उसके लिए एक इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप चल रहा है। आप देखेंगे कि एसे में 3 सेक्शन होते हैं और उसमें भी 3-3 सब सेक्शन होते हैं, तो टोटल मिला के 9 में से आपको 3 एसे करने होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो 9 टॉपिक्स हैं इन सबके 4-4 एसे विद मॉडल एसे, फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस के साथ पूरी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो ऐसे की भी इंटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इतना करके आप मेंस का चाहे जैसा पेपर आ जाए आराम से सारे के सारे जीएस, हिंदी, ऐसे पूरे पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। मेंस में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग। इसके ग्रुप चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे लगातार। हमारे नंबर आप
ये 3 हमारे नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेके पेमेंट वगैरह करके ग्रुप में तुरंत जुड़ के और एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करके मेंस की भी सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ। नमस्कार साथियों, स्टडी फार सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने यूपी पीसीएस में 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनके आंसर्स को देख रहे हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा आपके लिए आज हमारा डे 7 है और डे 7 है, इसमें GS 1 से लेकर GS 6 तक के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे यूपी पीसीएस में जो 8 नंबर का सवाल आता है वो 125 बैट में आपको लिखना होता है। जो 12 नंबर का आता है उसमें आपको 200 बैट में लिखना होता है। तो जब भी आप क्वेश्चंस लिखें और उनके आंसर्स को लिखना शुरू करें तो आप देख लेना कि आपका क्वेश्चन 8 नंबर में है, 12 नंबर में है। उसी के अनुसार इसी शब्द सीमा का आपको पालन करना होगा। तो आज का पहला सवाल हमारा है कि ब्रिटिश रेलवे प्रणाली ने न केवल औपनिवेशिक हितों को बढ़ावा दिया बल्कि बढ़ती भारतीय राष्ट्रवाद में भी योगदान दिया। चर्चा करें, ये पेपर बनते हैं हमारा। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं आपको इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। ये इंग्लिश में लिखा गया है, इधर हिंदी में है। जो भी आपका मीडियम है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि भारत में रेलवे प्रणाली की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और ठाणे के बीच की गई, जिसका उद्देश्य भारत पर अंग्रेजी शासन को मजबूत करना था। ठीक है, यहाँ से करते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों के लिए आर्थिक शोषण और राजनीतिक सुदृढ़ीकरण के साधन के रूप में काम किया। बाद में रेलवे ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भी विकास राष्ट्रवाद के भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भी योगदान देना शुरू कर दिया। इस तरह आप कोई भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, इधर इंग्लिश में है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं चैलेंजेस। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब औपनिवेशिक शोषण किस तरह के अंग्रेजों के लिए इसने फायदा पहुंचाया। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, इंग्लैंड में अनाज और कच्चे माल का निर्यात। इसके माध्यम से जो हमारा कच्चे माल और अनाज था उसको इंग्लैंड के निर्यात किया जाने लगा। मतलब जो रेलवे था उसको पोर्ट के माध्यम से जोड़ा गया और पोर्ट तक जोड़ने के बाद पोर्ट के माध्यम से जो हमारा कच्चा माल और पदार्थ था उसको इंग्लैंड के लिए भेजा गया। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत के भीतर व्यापार सुविधा को सुविधाजनक बनाना। हमारे भारत के भीतर व्यापार सुविधा को भारतीय भीतर व्यापार को सुविधाजनक बनाना। जैसे मान लेते हैं हमारा इंडिया है, इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे पटरियां बिछाई गई और विभिन्न क्षेत्रों को जब पटरियों से जोड़ा गया तो जो ब्रिटेन का माल था उसको भारत में लाया गया, उनको विभिन्न क्षेत्रों में बेचा गया। तो जो भीतर की सुविधाजनक थी, यानी ट्रेड का जो क्या कहते हैं हम लोग सुविधा थी, उसको बढ़ावा मिला। और जो अंग्रेजों का क्या कहते हैं बिक्री थी, जो उनके द्वारा आयात किए गए उत्पाद थे, उनको क्या कहते हैं सुविधाजनक बनाकर अधिक मात्रा में बेचा गया। और इससे भारतीय जो उत्पाद थे वो उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग और जो हमारे घरेलू उद्योग थे उनका पतन होने लगा। तो आगे भी हम पॉइंट देखते हैं कि स्थानीय उद्योगों में व्यवधान। यही कारण था कि हमारे जो स्थानीय उद्योग थे वो ब्रिटिश माल से कंपटीशन नहीं कर पाए और उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, क्या है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब अंग्रेजों की जो रेलवे चलाई जा रही थी उसके माध्यम से एक तो उनको माल भाड़ा मिल रहा था, इसके अलावा लाभांश दिया जा रहा था जिससे उनको लाभ मिल रहा था। तो ये हो गया सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब जो धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि जो अंग्रेज हैं ये हमारे धन को भारत के बाहर भेज रहे हैं और इसका लाभ भारत को नहीं मिल पा रहा है। जैसे वो जो भी युद्ध करते थे वो भारत के पैसों पे होता था, उनके कर्मचारी थे उनका वेतन भी भारत के पैसों पे दिया जा रहा था। ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी धन निकासी के सिद्धांत को क्या कहते हैं साबित करते हैं। तो ये हो गया हमारा धन निकासी का सिद्धांत जिसने अंग्रेजों को मजबूत किया। इसके अलावा कृषि का व्यवसायीकरण और खाद्य सुरक्षा। जब अंग्रेजों ने क्या कहते हैं नगदी फसल को बढ़ावा दिया, जिसमें नील है, कपास है, जब इन फसलों को बढ़ावा मिला तो जो हमारा फूड के लिए जो फसलें थी जैसे धान है, गेहूँ, इनकी उत्पादन में कमी आने लगी और भारत में खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा मिला, यानी फूड इनसिक्योरिटी को बढ़ावा मिला। इसके अलावा जब हमारे विद्रोह होते हैं जैसे नील विद्रोह हुआ, पवाना विद्रोह हुआ, इन विद्रोहों को दबाने के लिए भी रेलवे की सहायता से अंग्रेजों ने जो अपने सैनिक थे उनको तीव्र गति से बुलावा भेजा और इन इन विद्रोहों का दमन कर दिया। ठीक है, और कालों के प्रभाव को कम करने में भी क्या कहते हैं रेलवे का प्रभाव क्या कहते हैं प्रयोग किया गया। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। चलिए, तो ये पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया, औपनिवेशिक हितों को बढ़ावा दिया। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब जो सूचना थी इसके माध्यम से प्रसार किया गया। जैसे हमने आपको बताया धन निकासी का सिद्धांत, जब धन निकासी का सिद्धांत सामने आया तो लोगों को पता चला कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, तो ये सूचना धीरे धीरे प्रसारित होने लगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है हमारा, पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब विभिन्न नेताओं ने रेलवे के माध्यम से किस तरह क्या कहते हैं अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक किया, तो हमारे लोगों के भीतर जो हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस थी उसको बढ़ावा मिला। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेलवे की जो काकोरी कांड था 1925 का और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, इन सभी माध्यम में कहीं ना कहीं रेलवे को विरोध के रूप में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन के लिए और अपने आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का यूज किया, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को आगे के लिए रास्ता तय किया गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो हमारे रेलवे स्टेशन थे वो कहीं न कहीं प्रतिरोध के स्थल के रूप में सामने आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ठीक है? इसके अलावा
सविनय आंदोलन हो हमारा। इन सभी आंदोलन में जो हमारे स्टेशन थे इनके द्वारा महिलाओं के द्वारा इन स्टेशनों पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है, और इन ये स्थल एक तरह से हमारे लिए विरोध के स्थल के रूप में सामने आते हैं। तो ये हो गया हमारा सब पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन का ये पूरा आंसर हो गया। तो हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो इस तरह आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि रेलवे ने न केवल औपनिवेशिक हितों को बढ़ावा दिया अपितु अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया, जिसका क्या कहते हैं पूर्ण रूप हमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई पड़ता है। इस तरह आप कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये होगा सवाल नंबर 1। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, भारत में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में जेंडर बस्टिंग ने किस हद तक योगदान दिया है? जेंडर बस्टिंग को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं? तो ये हो गया सवाल नंबर 2। तो इसके सबसे पहले को बताना पड़ेगा, आप लोग इंग्लिश में इधर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाला ये है, हिंदी वाला ये है। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि जेंडर बस्टिंग क्या है। तो हम बताते हैं कि जेंडर बस्टिंग की शुरुआत भारत में 2005 से लेकर 2006 में शुरू किया गया। और जेंडर बस्टिंग का तात्पर्य एक ऐसे दृष्टिकोण से है जो लैंगिक समानता, लड़कियों और महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय नीति और प्रशासन का यूज करता है। तो ये हो गया हमारा जेंडर बस्टिंग की इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स जेंडर सेंसिटिव फॉर्मेशन ऑफ legislation, policies, plans, program, schemes, resource allocation, implementation, monitoring, audit and impact assessment। तो ये हो गया हमारा जेंडर बस्टिंग। तो हम देखते हैं इसका योगदान क्या है। जेंडर बस्टिंग क्या है बच्चों? जेंडर बस्टिंग एक तरह का फंड है, इसका यूज महिलाओं, फीमेल्स और बच्चों, मैंने किसी जो लड़कियां होती हैं हमारी गर्ल्स, उनके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेंडर बस्टिंग, उसका हम देखते हैं योगदान। तो जो फंड है इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग? महिलाओं की हेल्थ के लिए, जैसे जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, MMR को बढ़ाकर इन सभी स्कीमों के द्वारा हम लोग महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं। एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइकिल वितरण योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं में नामांकन और साक्षरता दर में वृद्धि के माध्यम से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हमारा? वित्तीय सहायता। महिलाओं को इस फंड के माध्यम से महिला समृद्धि योजना, महिला सहकारी बैंक इत्यादि से ऋण को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको ऋण को उपलब्ध कराया जा रहा है। एवं हम देखते हैं चौथा पॉइंट, कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 के तहत निःशुल्क और प्रभावी न्याय के लिए महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से FTC को हम बोलते हैं, इनके माध्यम से न्याय को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उन्हें तुरंत न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है? निर्भया फंड और सिर्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास योजना, महिला शक्ति केंद्र, मनरेगा जैसे कार्यक्रम लगातार संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये होगा सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 6। उसके अलावा जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, मतलब जो वुमेन इन नीड है, उनके लिए पेंशन को भी इसी फंड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। और विभिन्न मंत्रालयों ने जो जेंडर बस्टिंग है उसको प्रभावी बनाने के लिए जेंडर बस्टिंग सेल का भी निर्माण किया है। तो ये हो गया इसका योगदान। अब हम देखते हैं चुनौतियाँ क्या है? जो लो बजट एक्सपेंडिचर, मतलब मान लेते हैं हमको 100 रुपये की नीड है, ठीक है, जो उस पर बजट खर्च किया जा रहा है वो केवल 10% ही किया जा रहा है, तो हम अभी कम बजट व्यय कर पा रहे हैं। इसके अलावा धन का आवंटन विषम रूप में हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जेंडर बस्टिंग पे 100 रुपये है, इसमें एक भाग बी है और एक भाग ए है। जो बी वाला भाग है इस पे अधिक पैसा खर्च हो रहा है, ए वाले भाग पे कम पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो एलोकेशन है उसमें विषमता दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अंडर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब जो धन है उसका उपयोग कम हो पा रहा है। जैसे मैं एक मंत्रालय है, उसके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, जबकि वो उस धन का केवल 50% यूज कर रहा है, 50% खाता में पड़ा है। ठीक है, तो ये धन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिससे जो हमारी लाभकारी योजना है वो अभी भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही है। जेंडर विभाजित डाटा की कमी है हमारे पास। ठीक है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समस्याएं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, महिलाओं में जागरूकता की कमी हुई, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक कम होना, ये सब क्या है बच्चों? महिलाओं की जो योजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन में समस्याएं हैं। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी SCS जो स्कीम्स हैं 119 हैं, उनमें से केवल 62 योजनाओं में जेंडर बस्टिंग कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है, जिससे महिलाओं को बढ़ावा मिल सके, जबकि हमें इसी को कम से कम 119 योजनाएं यहाँ सभी तक पहुँचाने की आवश्यकता है। तो ये क्या हो गया हमारा चुनौतियाँ। अब इन चुनौतियों को हम उल्टा करके लिखें तो हम लोग आगे की राह बता सकते हैं। जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका को भागीदारी बढ़ावा देना चाहिए, डेटा केंद्र के लिए एकीकृत मंच का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा क्षमता निर्माण के लिए स्किल डेवलपमेंट, AI ट्रेनिंग, इसके अलावा पंचायती राज संस्थानों में यानी PRI में महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं बे फॉरवर्ड में। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख के आंसर को समाप्त कर देना है। तो ये हो गया सवाल नंबर 2। ठीक है, ये तक हमने देखा, सवाल नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ने से पहले अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो भी छात्र UPPCS मेंस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इसके फर्स्ट सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको GS1 से लेकर GS6 तक का कम्प्लीटली अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा। करंट अफेयर दिया जाएगा, यूपी स्पेशल में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर,
कॉमन स्कीम आप सभी को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी जनरल हिंदी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, आंसर राइटिंग के लिए फीडबैक दिया जाएगा, फुल चेकिंग होगा, मॉडल टेस्ट भी दिए जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर भी कराया जाएगा, फीडबैक भी दिया जाएगा। ये सभी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। इसके अलावा आप कभी कोई भी अगर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे 90 डेज के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें एक विदाउट मॉडल आंसर आंसर वाला प्रोग्राम है, एक मॉडल आंसर के साथ प्रोग्राम है, जिसमें डेली आपको 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और निबंध के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से, जिसमें 36 निबंध कराए जाएंगे। कंप्लीट गाइडेंस होगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, मॉडल आंसर दिए जाएंगे, चेकिंग होगी, फुल इवेलुएशन होगा, मॉडल और आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इसी के संबंध में जानकारी छोटी सी। और हमारी टेस्ट सीरीज भी हम लोग चला रहे हैं जो कि दोनों भाषाओं में है, जिसमें GS1 लेकर GS6 तक का चलाया जा रहा है। सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, और 5वां छठा यानी यूपी स्पेशल के भी टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, जो कि हिंदी और दोनों भाषाओं में है। आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक होगा, पर्सनल गाइडेंस होगा, मार्किंग बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी होगी। अधिक जानकारी के लिए आपके आंसर का जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं हमारा। सवाल नंबर 3 है हमारा, लॉजिस्टिक्स किसी क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में आपके लिए अभी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका तात्पर्य क्या है। लॉजिस्टिक्स को हम लोग बता सकते हैं, लॉजिस्टिक्स का तात्पर्य समय पर और अच्छी स्थिति में माल पहुंचाने के लिए आपूर्ति और परिवहन के प्रबंधन से है। इसमें वेयर हाउस, परिवहन, इन्वेंट्री प्रबंधन आदि शामिल है। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब कुछ फैक्ट बताने तो आप फैक्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फैक्ट ये हो जाएगा हमारा कि भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने 2019 से 2024 तक 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, और 2029 तक लगभग 3.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये लोग आप डाटा बता के यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बताते हैं इसका महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए। और इसका पहला पॉइंट क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके माध्यम से लगभग 22 मिलियन लोगों को जॉब मिला हुआ है, और जो 2027 तक 10 मिलियन एक्स्ट्रा जॉब पैदा होंगी इसमें इस सेक्टर में, ठीक है। तो ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है हमारा, व्यापार सुविधा। अगर हमारे पास कुशल लॉजिस्टिक्स होगा, जैसे रेलवे, ठीक है, रेलवे हुआ, रोड हुआ, वेयर हाउस हुए, अगर हमारे पास ये सारे ज़्यादा होंगे तो जो हमारी व्यापार है उसको करने में सुविधा आएगी, ठीक है। इससे जो लागत है उसकी कम हो जाएगी। तो ये होगा सेकंड पॉइंट। इसके अलावा भारत की GDP में लगभग 13 से 14% इस सेक्टर का योगदान है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। इसके अलावा बूस्ट ई कॉमर्स सेक्टर, मतलब मान लेते हैं कि इंडिया है हमारा, पूरा इंडिया अच्छी तरह से व्यापार में के लिए हर जगह से जुड़ा हुआ है, वेयर हाउस, रेलवे। तो जो ई कॉमर्स होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से छोड़ के दिल्ली से ऑर्डर करे, उसके लिए भी ई कॉमर्स यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदना आसान हो जाएगा, जिससे ई कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सवाल नंबर पॉइंट नंबर 4 हो गया। इसके अलावा बेटर कनेक्टिविटी। बेटर कनेक्टिविटी जब होगा, जब सब कुछ जुड़ा होगा पूरा भारत लॉजिस्टिक्स के माध्यम से, तो व्यापार का जो ग्राहक है उनका बेस बढ़ेगा और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये होगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ चुनौतियाँ क्या है। इसमें चुनौतियाँ यहाँ पे हैं कि भारत में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब पूरा भारत अभी भी पूरी तरह से क्या कहते हैं कंप्लीट एकीकरण नहीं हो पाया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा जो लागत है वो भारत में ज़्यादा है। मान लेते हैं एक रोड बनाया है हमने, इसकी कॉस्ट लगभग 14% आ रही है GDP की, जबकि ग्लोबल स्तर पे इसका जो खर्च है वो आफ्टर 10% ही है, यानी हमारे यहाँ हाई कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स के, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर है, केवल 5% लोग ही हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर है, जो कि बहुत कम है, जबकि साउथ साउथ कोरिया, जापान देशों में 80 से 90% तक स्किल्ड लेबर पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3। और सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 का है हमारा, कम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो हमारे श्रमिक लॉज हैं, परमानेंट लॉज हैं, पर्यावरण इन्वायरमेंट लॉज हैं, ये सभी जो लॉज हैं इनमें एक दूसरे से कहते हैं अलग अलग है, जिसके कारण जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, जिससे अनुपालन करना कठिन होता जा रहा है। तो ये भी एक बाधा है। इसके अलावा डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, मतलब भारत में लगभग 90% जो क्षेत्र है वो असंगठित है, जहाँ जो काम कर रहे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, ठीक है, उनके पास बीमा नहीं है। तो ये क्षेत्र का क्या कहते हैं प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी चिंता क्या है, 13 से 15% जो कार्बन मिशन है वो केवल हमें रोड ट्रांसपोर्ट के कारण दिखाई पड़ता है। इसके अलावा लैक ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, भारत में भी लैक ऑफ मल्टी इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसे एक पॉइंट है, यहाँ से सभी रूट तरह जाते हैं, जैसे रेलवे हुआ, रोड हुआ, एयर परिवहन हुआ, इस तरह की जो कनेक्टिविटी होती है हम लोग कहते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये भारत में कम दिखाई पड़ती है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कम दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं इसके लिए। तो इसके लिए सरकार के द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, ई वे बिल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। गति योजना के माध्यम से रोड, रेलवे इन सभी को बढ़ावा मिल रहा है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के माध्यम से जो हमारी लागत थी 14%, 13-14%, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है।
इसके अलावा भारतमाला परियोजना, सागर माला परियोजना और एनपीए रिफॉर्म, जीएसटी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टैग, इन सभी प्रयास के माध्यम से सरकार हमारी लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना, उसकी जो लागत उसको कम करने का प्रयास कर रही है। ये हो गया सवाल नंबर 3 हमारा। आप लास्ट में अपना कंक्लूड करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4 है हमारा जीएस पेपर 4 से कि व्हाट आर द मेन ऑब्स्टिकल्स टू गुड गवर्नेंस इन इंडिया इन लिस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव गवर्नेंस। तो सबसे पहले पूछा गया कि भारत में स्वशासन के लिए मुख्य बाधाएं क्या हैं। भारत में स्वशासन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाएं। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि स्वशासन क्या है। क्या है स्वशासन, क्या है? तो इसको आप बता सकते हैं, स्वशासन से तात्पर्य व्यापक रूप से स्वीकृत सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, सार्वजनिक शक्ति और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए वैध, जवाबदेही और प्रभावी तरीकों से है। ये किसकी परिभाषा है बच्चों? जॉर्ज टन की। अगर आप इस परिभाषा को लिख देंगे तो औरों से आपको आधा नंबर अधिक मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गुड गवर्नेंस की परिभाषा। आप लोग वर्ल्ड बैंक के जो गुड गवर्नेंस के जो 8 पैरामीटर बताए गए हैं उनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और हम बताते हैं चुनौतियाँ क्या हैं सुशासन में। चुनौतियों को रोकने का तो पहला क्या है? भ्रष्टाचार, जैसे 2G घोटाला। आप लोग एग्जाम्पल डालते रहे, फिजिक्स के पेपर में एग्जाम्पल जाना बहुत जरूरी है। तो पहला हो गया हमारा 2G घोटाला। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? राजनीतिक अपराधीकरण, यानी पीडीएस की रिपोर्ट के अनुसार 43% जो हमारे नेता हैं उन पर कहीं ना कहीं मुकदमे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा सेकंड पॉइंट हमारा राजनीतिक अपराधीकरण। इसके अलावा मिस यूज ऑफ, यानी एब्यूज ऑफ पावर, जो हमारी सत्ता में लोग बैठे हैं वो अपने हितों के लिए लगातार सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। करप्शन का मामला हुआ, राजनीतिक अपराधीकरण का मामला हुआ, वोट बैंक करप्शन हुआ, ये सारे पॉइंट हैं जो सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाते हैं। इसके अलावा लाल फीताशाही क्या है? जैसे कोई काम एक दिन में होना चाहिए, वो एक दिन में नहीं हो पा रहा, 10 दिन लगा रहे हैं, बार बार उसको बुला रहे हैं। ठीक है, और काम करने के लिए भी उसको बार बार धमकी दे रहे हैं और रिश्वत भी ले रहे हैं। ये सभी जो कारण है वो लाल फीताशाही में आ जाते हैं, जो लोगों को सिविल सर्वेंट में दिखाई पड़ता है। तो ये हुआ सवाल नंबर पॉइंट नंबर 4। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी हमको इस सेक्टर में दिखाई पड़ती है। किसमें? सिविल सर्वेंट्स में, जिसके कारण हमारे प्रशासन में अभाव दिखाई पड़ता है। इसके अलावा लीगल इश्यूज क्या क्या है? जैसे कोई कानून है वो स्पष्ट नहीं बना है तो उसके लूपहोल्स का लोग मिसयूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये होगा कानून मुद्दा। इसके अलावा हमारे जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, जो हमारे कानून है इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो खराब है। जैसे मान लेते हैं हम लोग ST कानून है। ठीक है, तो इसमें जो भी अपराध होते हैं उनको सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण जो अपराधी होते हैं या जिन पे दोष लगाए, इन पे अपराध लगाया जा रहा है, वो छूट जाते हैं। तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हो गया। और लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा की कमी है, जिसके कारण जो अशिक्षित लोग हैं उनमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो ये पॉइंट हो गए जो हमारी चुनौतियों को बढ़ावा, मतलब जो प्रशासन है उसके लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी RTI को बढ़ावा दिया है, जिसके माध्यम से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, सी विजिल है। ये सारे प्रयास हैं जिसके माध्यम से सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा देकर लाल फीताशाही को कम करने का प्रयास कर रही है। विकेंद्रीकरण यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इसके अलावा पंचायत, जिसके माध्यम से पंचायती राज नगर पालिकाओं को गठन किया गया, यानी PRI, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसके माध्यम से जो 112 हमारे पिछड़े जिले हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए डायरेक्ट DBT यानी DBT के माध्यम से डायरेक्ट सब्सिडी को अकाउंट में भेजा जा रहा है। सॉरी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया गया। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से जो सिविल सर्वेंट है हमारे, उनकी दक्षता को बढ़ावा देने, मूल्यों को बढ़ावा देने, ट्रेनिंग को बढ़ावा देने इत्यादि का प्रयास मिशन कर्मयोगी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसके माध्यम से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों जो योजना चला रहे हैं उनको सही टाइम पर प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, इन सेंटरों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जितने भी हमारे छोटे मोटे क्या कहते हैं काम होते हैं उनको इनको इन सेंटर पर लागू किया जा रहा है। माई गवर्नमेंट ऐप, इसके माध्यम से लोगों तक सरकार की भूमिका और लोगों की क्या कहते हैं हम लोग कह सकते हैं कि लोगों की जो फीडबैक है, शिकायतें हैं, लोगों की जो मांगे हैं उनको इस माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। तो एक तरह से ये कन्वेंशन के रूप में, टू वे के रूप में काम कर रहा है। एक तरफ है माई गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरफ क्या है हमारी गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ क्या है हमारे सिटीजन्स हैं। तो ये हो गया माई गवर्नमेंट ऐप। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन पॉलिसी मेकिंग, लोगों को जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां हुआ, मतलब जो नीति निर्माण है उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है सुशासन के संबंध में। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग बता सकते हैं सुशासन आज की वर्तमान समय की नीड है। भारत 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जो भी चुनौतियां हैं उनको कम करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, इस तरह आप कोई भी कंक्लूजन को लिख सकते हैं। तो ये हो गया सवाल नंबर 4। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी सूचना है। अगर आप कोई भी पीसीएस में 2025 लिखना चाहते हैं
और इस तरह का जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, एक एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ कंटेंट चाहते हैं और उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट जो भी है एकदम अपडेटेड मटेरियल हो, तो आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेडिग्री से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको GS1 से लेकर GS6 तक के कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। यूपी स्पेशल के संबंध में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग जनरल हिंदी के लिए भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं, इसमें कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट कराए जाएंगे आपको, फुल चेकिंग होगा, कंप्लीट मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी आपके लिए। इसके अलावा एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंस जाए, जो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करें, उसके लिए आप लोग 90 डेज का प्रोग्राम हमारा है, जो एक विदाउट मॉडल आंसर है, एक मॉडल आंसर के साथ है, GS1 से GS6 तक का आपके लिए इसमें कवर कराया जाएगा। और आप केवल अपने ऐसे का भी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट ऐसे राइटिंग कराई जाएगी 36 टॉपिक्स पे, फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज के माध्यम से पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, मॉडल आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है जो हमारी दोनों भाषा में चल रही है, इसमें आपको कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेंगे, इससे कहते हैं राइटिंग फीडबैक मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा और रियल एग्जाम जैसी बिल्कुल चेकिंग होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इनका नंबर या आंसर का जो नंबर है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन नंबरों पे भी आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो GS1 से लेकर GS6 तक का होगा, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, और केवल आप यूपी स्पेशल करना चाहते हैं 5 मिनट पेपर का, तो आप ये भी ले सकते हैं और ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो छोटी सी जानकारी थी आप सबके लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आज का हम 5 नंबर देखते हैं। तो हमारा पहला 5 सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पर प्रकाश डालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग स्टार बना लीजिए, 4 स्टार, क्योंकि ये लगातार पूछता रहता है, क्योंकि करंट अफेयर में नए-नए कमिश्नरी प्रणाली उत्तर प्रदेश में जोड़ी जा रही है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस प्रकार के क्वेश्चंस की। तो हम सबसे पहले बताएँगे इंट्रोडक्शन क्या कर सकते हैं हम लोग कि जनवरी 2020 से कमिश्नरी प्रणाली उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। 3 चरणों में 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया। 2020 में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, 2021 में कानपुर और आगरा, और 2022 में आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद इसको शामिल किया गया। ठीक है, इसका तात्पर्य प्रशासन की दोहरी व्यवस्था से, जो प्रशासन की दोहरी व्यवस्था होती है उससे अलग होती है हमारी कमिश्नरी प्रणाली। पारंपरिक प्रणाली क्या होती है? इसमें एसपी जिले में पुलिस बल का मुखिया होता है और जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को रिपोर्ट सौंपता है। पुलिस के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं और डीएम से अनुमोदन और अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारी पारंपरिक प्रणाली। अब हम देखते हैं कमिश्नरी प्रणाली क्या है। तो ये रही हमारी कमिश्नरी सिस्टम। इसमें क्या है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का सर्वोच्च अधिकार कमिश्नर के पास होता है। ठीक है, क्योंकि कमिश्नरी प्रणाली तो किसके पास होगा? कमिश्नर के पास। अब लोग इंग्लिश में हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इसमें जो रिपोर्ट होती है वो डीएम के पास नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सीधी भेजी जाती है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, ये हमारी कमेटी थी एसआर मूसाहारी कमेटी 2004 में बनाई गई, कि नेतृत्व में पुलिस सुधार समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की 6ठी रिपोर्ट जो 1983 में बना था, ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की सिफारिश की थी। जब भी आप 2 कमेटी को रिकमेंड कर देंगे तो आपका जो उत्तर है वो अन्य से बेहतर हो जाएगा। तो इनको आपको ज़रूर रिकमेंड करना है, ये वाली कमेटी को। ठीक है, इसके लाभ क्या देखते हैं हम लोग? लाभ बता सकते हैं कि फ्लेक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसमें जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाता है। इसके अलावा चैन ऑफ कमांड एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके माध्यम से जो कमांड और जवाबदेही की श्रृंखला है इसको बढ़ावा मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि ये छोटा-सा है, मतलब सब इंस्पेक्टर है, फिर इंस्पेक्टर है, फिर हमारा एसपी है, फिर कमिश्नर है, तो ये चैन है अकाउंटेबिलिटी की, लगातार तक बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऑफिसर ओरिएंटेड पॉलिसी, मतलब अधिकारी उन्मुख पॉलिसी, जो भी अधिकारी होगा उसके लिए उसी तरह की नीति बनाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्विकर रिस्पॉन्स टाइम, इसमें जो भी कहते हैं शिकायतें होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता है। इसके अलावा प्रोएक्टिव अप्रोच यानी सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। इसके कुछ पॉइंट और बचे हैं। डिक्रीज क्राइम रेट इन द स्टेट, मतलब इसके जो अपराध की दरें होती हैं इसमें कमी आती है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ भी यहाँ पर एसपी को या जो पुलिस प्रणाली है उसको दी जाती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। जैसे हम मान लेते हैं कि राज्य में अपराध जब कम होगा तो व्यापार सुविधा को बढ़ावा मिलेगा, देर रात को दुकानें खुलेंगी, तो जो हमारी इकोनॉमिक बूस्ट होगा उसको बढ़ावा मिल पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल पाएगा। तो ये हो गई। ऐसी कुछ लिमिटेशंस में लिमिटेशंस क्या है? इसके माध्यम से कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, मतलब जो सत्ता के केंद्र मान लेते हैं कि एक ही अधिकारी में सारी सत्ता का क्या कहते हैं केंद्रण होता जा रहा है। जैसे पहले एक एसपी था, एक डीएम था, तो इनमें शक्ति का जो विभाजन दिखाई पड़ता था, पर अब जो पावर है वो सारी कमिश्नर में एकत्रित हो गई। इसके अलावा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब जो समन्वय है, मतलब जो विभिन्न अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक, इनमें कभी-कभी उनको समन्वय का अभाव दिखाई पड़ता है। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो एमपी एमएलए होते हैं इनके द्वारा भी हस्तक्षेप की संभावना इस वाले सिस्टम में बढ़ जाती है। इसके अलावा नौकरशाही प्रतिरोध, ठीक है, नौकरशाही प्रतिरोध ये चौथा पॉइंट हो गया। इसके अलावा आधुनिकीकरण की कमी, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब एआई हुआ, तकनीकी हुई, ठीक है, टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम हुआ, इन सभी मुद्दों पर जो हमारी पुलिस बल है उसमें अभी आधुनिकीकरण की कमी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा मानव संसाधनों की कमी,
जो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं उनकी कमी इस हमें अभी भी पुलिस में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा पुलिस में जो पद हैं उनमें भी रिक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 7 क्या है? लोगों में जनता के भरोसे, पुलिस में जो जनता का भरोसा है वो उसमें कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पुलिस हमेशा भ्रष्टाचारी होती है। तो ये मुद्दा मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो लोगों को जनता के भरोसे में कमी करता है। तो ये सवाल नंबर पॉइंट नंबर 7 हो गया हमारा। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन आपका बैलेंस और एकदम सटीक होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि कमिश्नरी प्रणाली की कुछ क्या कहते हैं लाभ और कुछ चुनौतियाँ भी हैं। हमें अधिक से अधिक लाभों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो चुनौतियाँ हैं उनको समयबद्ध समयबद्ध तरीका से कम करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कुछ भी कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि एकदम सटीक बैठा हो। बैलेंस आपको बताना, ना तो आपको पूरी इसकी कमियाँ बतानी है, ना आपके सारे एडवांटेज बताना, बल्कि आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो एकदम बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको दर्शा सकते हैं। तो ये हुआ सवाल नंबर 5। और लास्ट सवाल आज का हमारा है सवाल नंबर 6। उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सुविधा नीति 2024 राज्य की आर्थिक वृद्धि में कैसे मदद करती है? पेपर 6 से हमारा सवाल है। तो बता सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र निवेश आकर्षित करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है हमारा, एम क्या है हमारा, जो इन्वेस्टमेंट है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स एरिया में, उसको क्या कहते हैं आकर्षित करना। आप लोग जो हमने ऊपर आपको पॉलिसी में क्या कहते हैं लॉजिस्टिक्स की परिभाषा बताई थी कि लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, तो आप लोग उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फोकस एरिया क्या है हमारे, उन्नत बुनियादी ढांचे की स्थापना, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था में वृद्धि, वैश्विक संपर्क को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक विकास को समर्थन करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो इसके फोकस एरिया में आ जाते हैं। किसके? जो उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फैसिलिटी इसमें। ठीक है, पॉलिसी 2024। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं की फीचर्स, इसमें क्या क्या विशेषता बताई है। इसमें क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड, मतलब जो हमारी न्यूनतम निवेश की सीमा है वो कितनी है, 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना, 1000 करोड़ रुपए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब आप कोई भी क्या कहते हैं वित्त लगाते हैं तो उसके आपके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे 30% लैंड सब्सिडी या 30% भूमि सब्सिडी, स्टाम्प जो ड्यूटी होती है उसमें छूट दी जाएगी। इसके अलावा एग्जेम्पशन फ्रॉम इन डेवलपमेंट फीस, जो हमारी विकास छूट होती है, विकास शुल्क होता है, उसमें भी आपको छूट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हो गया सब पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, मतलब एक ही खिड़की के माध्यम से जितनी आपको क्या कहते हैं क्या कहता है अनुमति चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, वो सभी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे एक लाल फीता शाही होता है कि आप पहले इस विभाग में जाएँ, फिर यहाँ जाएँ, फिर यहाँ जाएँ, फिर यहाँ जाएँ, फिर ये जाएँ। ये जो होता है आप बार गोल-गोल घूमते रहते हैं, ये नहीं होगा। आपको सभी एक ही जगह से आपको सभी क्षेत्रों की, जैसे कोई भी हो, प्राइवेट की हो, श्रमिकों की हो, फैक्ट्री की हो, सभी के लिए एक ही जगह से अनुमति मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसका लाभ क्या है बच्चों? इसके लाभ क्या हैं? तो इसका क्या लाभ है? इससे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इन्हांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब जब हमारे निवेश को बढ़ावा मिलेगा तो इसके माध्यम से हम लोग डेवलपिंग मॉडर्न लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड इंटरमोडल कार्गो टर्मिनल। तो ये क्या हमारा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेंगे, जो कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य भी है, क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा तो हम लोग नया जो लॉजिस्टिक आधुनिक लॉजिस्टिक्स है, इसमें गोदाम है, कोल्ड स्टोरेज सुविधा है, इंटरमोडल कार्गो टर्मिनल्स हैं, इनके विकास को बढ़ावा देखने को हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रभाव या लाभ हम बोल सकते हैं। दूसरा का जॉब क्रिएशन, जब इतनी सारी चीज़ें हम बनाएंगे तो क्या होगा, नौकरियां सृजन होगा। कैसे? परियोजना का निर्माण करना, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन करने के लिए, परिवहन के लिए, गोदाम प्रबंधन के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, जिससे जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिल पाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, ट्रेड एफिशिएंसी, मतलब व्यापार दक्षता। जब हम लोग जो हमारे मान लेते हैं कि वेयर हाउस है हमारा, इसको हम लोग विभिन्न मल्टी मॉडल से जोड़ देते हैं। ट्रेड हुआ, मतलब रोड हुआ, रेलवे हुआ, एयर हुआ, बॉर्डर हुआ, इन सभी से हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका एकीकरण हो जाएगा, तो जो व्यापार की दक्षता है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसके अलावा बोडा बूस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्री, मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा एक फैक्ट्री का निर्माण यहाँ पे लगाया गया, तो आसपास जब एक बड़ी फैक्ट्री लगती है उसके बाद छोटे छोटे उद्योगों का विकास होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अन्य उद्योगों को बूस्ट करना। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल कंपटीशन, जो हम इस तरह का क्या कहते हैं ये हब बना देंगे पूरा, तो यहाँ पे जो लागत आएगी वो कम होगी। क्या होगी, लागत कम आएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो जीडीपी का 14% तक भारत में है। जब इस तरह का हम लोग क्रिएट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉस्ट है वो 8 से 10% हो जाएगी, जो कि वैश्विक स्तर पर भी है। ठीक है, तो हम लोग अधिक कंपटीशन में आ पाएंगे, और जो भारत जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, जो हमारा निर्यात है उसको बढ़ावा मिलेगा, इसको निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 2047 तक जो भारत का लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें भी इसको सहायता करेगी ये बड़ी नीति। ठीक है, क्या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि 2047 तक जो भारत का टारगेट है विकसित भारत, और 2027 तक जो यूपी का टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको भी इस लाभ करने, उसको भी आगे बढ़ाने में ये नीति सहायता करने वाली। इस तरह का आप कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया सवाल नंबर 6। इस तरह सारे सवाल कंप्लीट हमने कर लिए 1 से लेकर 6 तक का। और लास्ट में जाते-जाते आप सभी को एक सूचना है, कोई भी जो भी यूपीपीसीएस मेंस देना चाहता है 2025 के लिए या आगे की परीक्षाओं के लिए सिलेक्शन लेना चाहता है, तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, जहाँ आपको सिलेक्शन की गारंटी मिलती है। हमारा संस्थान पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का। यूपी स्पेशल, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम सभी को कंप्लीट करके आपको नोट्स दिए जाएंगे। जनरल हिंदी की तैयारी के लिए आपके लिए कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट कराए जाएंगे, फीडबैक दिया जाएगा, फुल चेकिंग होगा, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आगे आपका लिंक के लिए हम लोग 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आ सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम में चला रहे हैं, जो कि 90 डेज का है। इसमें एक विदाउट मॉडल आंसर वाला है, एक मॉडल आंसर वाला है, जो जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का होगा। अधिक जानकारी आप इस वीडियो को पॉज करके इस आप पढ़ सकते हैं। और निबंध लेखन के लिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 36 टॉपिक कराए जाएंगे, कंप्लीट मटेरियल फीडबैक दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, अपडेटेड मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि निबंध लेखन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि 150 नंबर का आपके पीसीएस में आता है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज है हमारी, जो कि दोनों भाषाओं में चलाई जा रही है। इसको आपको दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर्स मिलेंगे, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, और बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी आपको चेकिंग की जाएगी आपके जो आंसर्स होंगे लिखे हुए उनके लिए। और जो हमारा जो ये वाला प्रोग्राम है, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का चालू है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, और 5वीं छठे के लिए भी टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये था छोटी सी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप इन सभी को पीडीएफ पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल एकदम एग्जाम, रियल एग्जाम जैसा आपके पेपर होगा। और कोई भी क्यूरी के लिए आप ज्ञान सर का जो व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो ये बड़े नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।